दूसरे सेशन में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। सेकंड सेशन जो स्वागत है भाषण हेतु हमारे समक्ष आएंगे हरीश जी। Good afternoon, everyone. On behalf of Sapsindhu Literature Festival team and on behalf of Nivedita, I warm welcome to all of you, all present in this session, all the group of distinguished guests, speakers, audience, for this session on Sapsindhu Public Administration, Urban Development and International Perspective. I express my gratitude and welcome to our guest, हमारे अपने संतोष तनेजा जी, who will preside over this function. Our guest of honor, Justice K.C. Puri ji and Surjit Patar ji. Our speaker, Lieutenant General K.J. Singh ji, who will speak on international perspective. Shri Dharmpal ji, who will be talking on public administration perspective, and Professor Renu Thakur ji, who will be talking about urban development. This session promises an engaging and enlightening experience for all of us. So let's open our minds and hearts to idea of discussion and work on the Sapsindhu, so that in time to come we can do evidence-based research on this particular idea and concept. Again, I would like to warmly welcome our guests, our speakers, our facilitators who have generously agreed to share their expertise with us. Let's take advantage of this opportunity to grow, to discuss, and to learn together. Thank you for being here. Welcome to all. अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। बृहद आरण्यक उपनिषद के इस श्लोक से हम अपने दूसरे सेशन की शुरुआत करेंगे, जिस श्लोक में कहा गया है कि हमें सत्य, ज्योति और अमृत इनकी तरफ प्रेरित करने के लिए कहा है इस श्लोक में। और जब भी बात सत्य की खोज की होगी, जब भी बात अमृत की खोज की होगी, तो हमेशा ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश का सूचक है। और किस तरह से असत्य को परोसा गया है हमें। मैं खुद एकेडमिक्स में से जुड़ा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। अगर हम अभी यहाँ पर बैठे सभी लोगों से पूछें कि किस तरह से हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो हमें पढ़ाया गया अरिस्टो। लेकिन जितने भी लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, और अगर उन्होंने चाणक्य को पढ़ा है और चाणक्य की सप्तांग थ्योरी को पढ़ा है, तो वो बताएंगे कि नहीं, सबसे पहले अगर फिलोसोफर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, अगर फादर कहा जाना चाहिए, तो नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस बट मिलिट्री साइंस एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। तो किस तरह से सत्य को प्रकाशित करना है, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है। अगर बात की जाए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की, तो आप अपने फोन में जैसे गूगल करेंगे और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी लिखेंगे, तो वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना लिखा आया, और वो है 1088 AD में। लेकिन जब आप तक्षशिला की बात करेंगे तो वो 1000 BC में जाती है, ईसा पूर्व में जाती है। लगभग 2000 वर्षों का फर्क है, 2000 कम वर्ष नहीं है। और इसी तरह से ऋग्वेद, जो दुनिया की पहली किताब थी, एक संकलित एक किताब है। और इसी तरह से अगर आप देखें सांख्य दर्शन की, अगर आप बात करें, एक फिलॉसफी सांख्य दर्शन की बात करें, तो सांख्य दर्शन के बीच में आज से 600-700 ईसा पूर्व, मतलब मैं आज से लगभग 2600 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसके बीच में आप देखेंगे कि यूनिवर्स को खोजने की बात करके उसमें लिखी जा रही है। तो इसी तरह से जब इस असत्य से और अंधकार को खत्म कर प्रकाश की ओर जाने की बात की जाएगी, तो आज के इस लिटरेचर फेस्ट की इस छोटी सी शुरुआत का जिक्र हमेशा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का एक छोटा सा दीप जलाया जा रहा है, जो सप्त सिंधु के ज्योग्राफी में, जो सप्त सिंधु के इस भूभाग से हुआ और पूरे दुनिया को दीप्यमान कर सकता है। और इसी के लिए आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं, उन सभी के मैं आपसे परिचय भी कराऊंगा, और साथ साथ ही हमारी निवेदिता ट्रस्ट के
मेंबर्स मोनिका जिंदल जी और शिवानी अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे श्रीफल और पुष्प से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले हमारे बीच में शौर्य डोभाल जी जो हमारे साथ सुबह ऑनलाइन जुड़े थे, किसी कारणवश वो हमारे साथ अभी सेशन में नहीं है जुड़ पाए। सुबह उन्होंने अपना भाषण दिया था। तो इस समय हमारे मध्य में संतोष तनेजा जी हैं। श्रीमान संतोष तनेजा जी एक बहुत ही समर्पित समाज सेवी हैं। समाज को समर्पित सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक आईएएस इंस्टीट्यूट संकल्प की इन्होंने शुरुआत करी जो समाज के लिए समर्पित है और लगभग 5000 से ज़्यादा सिविल सर्विस अभ्यर्थियों को आईएएस जैसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया का विशेष योगदान है। इसके बाद हमारे पास गेस्ट ऑफ ऑनर में जस्टिस केसी पुरी जी हैं जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष एवं हरियाणा के मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं जस्टिस केसी पुरी जी। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जी, एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर, एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय सेना के पूर्व जनरल और ऑफिस इन कमांडिंग इन चीफ। और इनके बाद श्री धर्मपाल जी, अ वेरी विजनरी ऑफिसर, फॉर्मर सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर यूपी चंडीगढ़। इनके बाद प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी। प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी 22 वर्षों से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इस विषय पर इनका प्रमुख योगदान है। मैं अब धर्मपाल जी आईएएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। श्री धर्मपाल जी। Very good afternoon, respected dignitaries on the dais. So Sub Sindhu, as we all know, is land of 7 rivers. That was explained quite well in the morning session. About 1400 sites have been excavated so far, and these sites are located in Balochistan, Sindh, Gujarat, Rajasthan, and the banks of Gagar Hakra River, which is also known as now erstwhile Saraswati River, and some of the sites have also been found in Narmada Valley. And the extent of this civilization, 12.5 lakh square kilometer. I think this makes it the largest civilization ever found in the world, largest ancient civilization ever found in the world. So that's indeed very remarkable. So a timeline, Kalsi Saab had explained in the morning quite in detail. I mean, starting from about 10,000 years back till now. I think so. I will just go through very quickly through that. Early Harappan phase was from 7,000 BC to about 26,000 BC. I think the agriculture was taking root during this phase. Farming settlements were being established in the Indus basin, and first sign of urbanization were getting emerged. During the mature Harappan phase was from 26,000 BC to about 15,000 BC, and it saw the rise of great Indian cities like Mohenjo-daro and Harappa. Hundreds of towns and cities were established throughout the Indus Valley, and Indus script also got developed during this period. And during the late Harappan phase, 1900 BC to 1300 BC, that is the decline phase of this civilization. There are many reasons for that decline. The primary reason appears to be the climate change and migration to other areas.
So this is the map of the entire Indus civilization. So there are 7 rivers. You can see this is the Indus River, the first one. Then you have Chenab. Then you have Satluj, Ravi, Byas. And this indicated line of Saraswati, course of the Saraswati River. And as you can see, the dots are representing the sites which has been excavated. So these are the sites which are mostly located on this Saraswati basin. So I think Saraswati River played a really very important role in the early phases of the development of this sub-Sindhu civilization. And I think during the around 2000 BC, due to climate change, due to tectonic plate movements, the rivers started drying up. And then I think in the traditional theory, you must have noticed that there is a theory of Aryan invasion, but there is not much proof of that. Not much of evidence has been found. As this river started drying up, the cities which had a very planned water system, sewage system, found it very difficult to sustain. So though there was abandonment of the cities taking place, and the migration actually started either toward in the north toward the Indo-Basin side, or toward the south through Gujarat and till Karnataka. All the sites have been found all across this region. So I think the theory that Aryan invasion came and I think that's how the civilization declined, I think that may not be true at all. Actually, it is due to the climate change. There is a shift in population, one toward the north and then another phase toward the south. So total, I think there are about 1,400 sites. 1925 sites are in India, about 475 in Pakistan. As was mentioned in the morning, 80% sites are located between the plains of Sindhu River and Ganga River, and most of the sites are on the Saraswati River course. And this is one of the most advanced civilization among all the contemporary civilizations like Mesopotamia and Egyptian civilization. And some of the, I mentioned some of the more prominent sites: Harappa, Mohenjo-daro, Undaro, Kalibangan, Lothal. Lothal is very famous, that was a port town. Surkotaga, Banavali, Ganeri Wala, and these cities played a very prominent role in development of this ancient civilization. So in Harappa, which is on the bank of river Ravi, granaries, red stone, male torso, stone symbols. I will show you pictures of some of those. Symbols of Lincoln and Yoni, painted pottery, mother goddess dies. These have been found. In Mohenjo-daro, large site of Indus. This is the largest site. Post cremation burial यहाँ पे मिला है. Great granary मिली है. Great bath, again largest building of the civilization. Pasupati seals and bronze dancing girl यहाँ पे मिला है. Lothal, which is the port town. This is an important naval trade site during the entire sub-Sindhu civilization. Cremation site, dockyard, granaries, rice husk, double burial, male and female together. Then Dholvira is also another very important site. This is the only site where there is a very unique water harvesting system. All the water was brought in to sustain such a large city. Storm water drainage system was developed, and this site is divided into three parts. I mean, the administrative part, then the artisans, and then the normal places where the normal people were living. So if you look at all the things that we have found and then we try to summarize it, so I think one of the main highlight of this entire civilization is the town planning and the structures that have been built. The towns were rectangular grid pattern, just like in Chandigarh. I think it's all rectangular and grid pattern is there. All roads are meeting at the right angle. So that means each city, each site was planned. The drainage system, the water system were planned, and then the settlements were built. So that's really about 5,000 years ago. To think of such a level of planning, I think you will require a lot of engineers, a lot of
architect to do that. I think that happened such a long time ago in the history. Then burnt mud bricks were joined with the gypsum mortar. That is very much prevalent in the entire thing. In contemporary Egypt and Mesopotamian, only dried bricks are used. It's not burnt the bricks, the thing. So only this is the only place where the burnt mud bricks have been found. Again, cities are divided either two or three parts. City on a raised platform called Upper Citadel, and the lower town where the lower citadel working class quarters were found. And all the buildings were, are constructed with the burnt mud bricks. Then most of the houses have buildings have private wells. There are properly ventilated bathrooms, and even the toilets they are in each house. There are large then another exception to this is large monumental structures such as temples or palaces are missing, unlike Egyptian and Mesopotamian civilization. So then there was very advanced drainage system. So this is the port city of Lothal. This is a drawing based on the excavation that they have done. So you can see there is a port, and there is a loading platform, and there are workers' quarters and the settlements on the other side. So this is one of the, if you look at this is very, very nicely and very well planned. This is again the Lothal town city plan. Again, I think there is a mud brick wall around the city, and then this is the dock, and this is again the working platform where loading and unloading must have taken place, and then there is the sporting structures around the entire site. So this is again another bead factory that has been found. So this is the layout of that. There are workers' quarters. The seals were also being manufactured, which is a very controlled item by the government. There's a guard room, and there is a very systematically how it was produced. I think this is again very amazing in this entire slide. So this is a picture of the drainage system. So this has been excavated. This was all, I understand, it was covered, and this is when they uncovered it, and then this drainage system has been found. So there are manholes to at a very regular interval. So this shows that each site was very well planned from the very beginning. You select the site, you study the site, look at the slope of each site. That's how you design the drainage system in each city. So this shows that how much planning went into each site in developing the settlement. So this is again a drainage system. The ratio of bricks which has been found in most of the cities is 1:2:4. So that means breadth of the brick is the length is double of the breadth of the brick. So that's how you can form a joint like this. This is a very regularly used joint. I mean, there is a horizontal brick, and then there are two bricks on this side. So this is, they call it an English joint now, but this was used 5,000, 6,000 years in Harappa civilization. Agriculture again got developed substantially, I think, because of the earlier. If you look at the previous to 10,000 years ago, most of the people were hunters and gatherers, and as the ice age must have ended about 15,000 years ago. Then they came to the So river played a very important role, and then they started settling on the banks of the river. And the major crops that have been found to be the wheat, barley, there is evidence of rice in Lothal and Rangpur. Other crops such as dates, mustard, sesame, cotton, and peas, etc., were also found to be grown in these settlements. And this was the first to produce cotton. Used animal-drawn wooden plough and stone sickles. Then nalas enclosed by dams were found. Produced sufficient food grains and cereals
cereals, and these were received as a taxes from the peasant and stored in the granaries for wages and emergencies. Same like Mesopotamia, and the animals were also domesticated. So this is the known as the first urbanization phase of India. Along with the stone, they were very well acquainted with the bronze. Sometimes bronze was the copper was being mixed with arsenic on tin, though these were little rare items, rare metals in this region. And the important crafts were spinning, spindle, bricklaying, boat making, seal making, terracotta manufacturing, and most of the pottery was made by using the wheel. And script, this is one of the oldest ancient script. It's a pictographical script, and it's written from right to left on one line and then left to right on the next line. So this is some of the the letters which have been found on some of the seals. So this is unicorn seal, which is one of the symbol of the civilization. If you look at that, there is a bull. Part of the body is bull, and then there is a horse, and then there is a deer. So it's a strength of bull, and the speed of horse, and the agility of the deer. So this was a symbol of entire civilization. So this is a mythological animal, but they used it to represent the civilization. Pottery of different large number of pottery has been found. So primarily it's a plain pottery, but then red clay was used. Red and black patterns have been found, and most of the pottery is wheel made. And but some of the pottery is also handmade. So I think these are some of the samples which have been shown here. I think seals, almost about 3,500 seals have been found in various excavation sites. These were used for doing the commercial transactions, or for identification purposes, or even for traveling to other places. I think that's for the movement of goods. So these are some of the samples of those seals. The art, bronze casting, this is the famous picture of the dancing girl. Then there is a picture of bearded man. Redstone figurines have also been found. A lot of terracotta figurines have also been found. This is the famous bearded man, and he is believed to be either a priest or a deity. So when you, I was given the topic governance. So I think there is no direct evidence of any administrative system because we are not able to decipher the script. So we don't know much about what kind of administrative system that they had. So we can only draw some conclusion based on some of the things that we have found. So this is one of the most complex and hierarchical society with different classes and occupations such as priests, merchants, artisans and farmers and laborers. There is a written script which is not fully deciphered. A remarkable urban planning which included grid-like streets, drainage system, public baths, splendid architecture which was mainly made of baked bricks and included houses and warehouses, impressive infrastructures which included dams, canals, wells, extensive trade and cultural exchange with other civilization, and it left a legacy on the history, culture, region. So the legitimate question is so what kind of administrative system was required to deal with such a kind of different variety of things that they have built. So as I said, there is no clear evidence of a ruling class. Cities lack tombs, palaces, or dynastic art, which has been found in other civilization. And there is nothing to compare with well-built baths and community warehouses, as has been the case in other again Mesopotamia and Egypt civilization. In others again, focus was on building on tombs and palaces, but the common man dwelled in mud houses. But picture is reversed when we come to Sindhu civilization.
finance structures are built for convenience of the general public. And there is no substantial evidence of priest, king or slaves or outstanding armies in the civilization. So then how such a complex system of well-planned cities, residential, public building, water management system, drainage system, uniform system of weights and measure was being managed? Obviously, you need a very sophisticated and well-oiled administrative machinery to manage such a system. Use of standard script, standardized weights and measures, uniform city designs, and efficient public administration suggest that there was some sort of centralized control. The absence of perceptible conflict between the settlement implied that these were governed by a single authority. It was perhaps the world's most egalitarian early complex society, comprising a great degree of non-hierarchical, non-coercive, non-elite social and political formation. So there is a degree of, I think, democratization, degree of decentralization, there is a degree of a little bit of centralization. So this is one of the, I think, ideal administrative system they had, I think. That's how they were able to manage it. But there are theories about this. I mean, these are some of historians, and they are just speculating that what kind of system they might have. So some of the historians are saying it was a monarch ruled by a single hereditary figure, king or a queen, who governed through the trade and religion rather than a military force. So this theory is primarily based on the presence of big buildings such as Great Bath, Citadel, and which they say might have served as a royal or religious center. And some of the historians have proposed a theocracy ruled by a group of priests or religious leaders who combined political and spiritual authority. And there are indications that there was abundance of religious symbols and artifacts such as seals, figurines, and fire altars which may have represented various gods and goddesses and rituals. And then some other historians are believing that perhaps it was a merchant republic ruled by a council of wealthy and influential traders who controlled the extensive trade network of the Indus region. So this is based on the evidence of trade contacts with other civilizations such as Mesopotamia and Egypt, and production of standardized and high quality goods such as pottery, beads, and textiles. So I think so international perspective will be done by Representative KJ Singh. So I will end here. Thank you so much. धन्यवाद धर्मपाल जी, डिटेल से बताया। तो मैं आपको एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं कि धर्मपाल जी सन 1985 बैच में पैक से पास आउट हैं, तो उनके पास वो सारी स्पेशलाइजेशन है कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः धन्यवाद करते हुए धर्मपाल जी को, अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल KJ सिंह जी को, कि जनरल KJ सिंह से आपने 5 रैंक प्रमोट कर दिया मुझे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। जी जी क्या आपका जी पहले धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं सब सिंधु का जो ये आयोजन किया गया है, इसमें आपने मुझे भी शामिल किया। मैं खास तौर से अभिवादन करना चाहूँगा संतोष तनेजा जी का, जस्टिस KC पुरी साहब का, और जो मंच पे नहीं है डॉक्टर सुरजीत पातर और शौर्या डोभाल जी, और उसके अलावा जो हमारे साथ जो सह पैनलिस्ट हैं धर्मपाल जी, जिनको अभी आपने सुना, ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन शायद आपको ये भी पता होगा कि मेयर का इलेक्शन इनके जाने के बाद जो अभी मेयर के इलेक्शन हुआ वो इनके बहुत जाने के बाद हुआ, ये आपको बताना चाहता था। और डॉक्टर रेणु ठाकुर जी जो इसके बाद बोलेंगी। तो दोस्तों, ये लंच के बाद का सेशन है, जैसे धर्मपाल जी ने बताया। मैं रिटायर होने के बाद, जिसको कहते हैं री-अटायर होने के बाद, कुछ करने को नहीं होता तो लोग सेमिनार वगैरह में बुलाते हैं,
तो वो ये भी कहते हैं कि अपना जो क्राउड और श्रोता है ना वो अपने साथ लेकर आना, क्योंकि आजकल सुनने वाले बहुत कम हैं। तो मैं भी उनको कोई बुरा नहीं मानता, मैं कहता हूँ क्योंकि घर पे भी कोई हमारी नहीं सुनता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा ही वातावरण है। तो और हमें जिम्मेवारी भी ऐसी मिली है कि ना तो ये ओपनिंग ओवर्स है ना स्लॉग ओवर्स है, बीच का टाइम है। तो इसमें मेरे को विषय भी ऐसा दिया गया है कि जो मैं मतलब सेना के होने के नाते मेरे हमेशा ये जिम्मेवारी होती सी कोई बाहरों साडे देश की तरफ ना देख सके। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ तो देखो ਤੇ ਦੱਸੋ कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। लेकिन मैं बहुत धन्यवादी हूँ खासकर वीरेंद्र जी का, जिन्होंने मेरे को ना एक नए सब्जेक्ट दिया। तो जब नया सब्जेक्ट मिलता है, जब तक कहते ना जब तुसी स्विमिंग सीखनी होती है तो फिर पूल जाके छाल मारनी पैती है, उस तो पहले तो सीख ही नहीं सकते। तो जब पता लगे कि तुसी जाना है तो लोगों को दसना है तो यह जो भरम भी पैदा करना है कि तुसी ज्ञानी हो, तो फिर पढ़ना पै जाता है। तो मैनू पढ़ना पै गया, इस करके मैं बहुत मेहरबानी है उन्होंने धन्यवाद आ। देखो जी गल ये है कि मैं जरा कोट है वो इंग्लिश च बोलांगा बिकॉज समझन दा उन्होंने पंजाबी ते हिंदी समझाने की कोशिश करांगा। इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस, कि भारत साडी रेस दा मदरलैंड सीगा, एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज। सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस की मां जड़ी है वो संस्कृत है। शी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलोसफी। साडा जड़ा दर्शन ज्ञान है वो सारा संस्कृत तो आया है। मदर थ्रू द अरब्स ऑफ मच ऑफ आवर मैथमेटिक्स। अरबां दे मार्फत जड़ा गणित का ज्ञान आया, आर्यभट्ट और ये सारी चीज़ां ये संस्कृत तो ही निकलिया सी। ते मदर थ्रू द बुद्धा ऑफ द आइडियल्स एम्बॉडीड इन क्रिश्चियनिटी। ਜਿਹੜੇ क्रिश्चियनिटी धर्म में आइडियल्स रखे गए हैं वो बुद्धा के थ्रू उत्थे पहुंचे। ये विल डुरांट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, एक फॉरनर बहुत बड़ा हिस्टोरियन ते थॉट लीडर कह रहे हैं। मैं तो उहदे वर्ड्स ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ कोट कर रहा। थ्रू द विलेज कम्युनिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। मतलब जिस तरीके नाल हुणे दस रहे सी धर्मपाल जी, जिस तरीके का प्रशासन चलता सी, सभा चलती सी, वो मैं भी दसांगा तुहानूं अगे जाके। ते डेमोक्रेसी उत्थों आई। एंड मदर इंडिया इज मैनी वेज द मदर ऑफ अस। सारे दी मदर इंडिया है। विल ड्यूरेंट हैज सेड दिस, इट्स नॉट मी हु सेड दिस। लेकिन है कि जेड़ा नजरिया है वो ये है कि इंडिया एक ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है, एक पूरब दी सामंतशाही है। राजे महाराजे होंदे सी, सपेरे होंदे सी, रोप ट्रिक चलती सी, इस तरह की गल्लां होंदियां, इस तरह दा डिस्कोर्स इज गोइंग ऑन। It's very common, and there are comics on this, there are books on this, there are novels on this. You read this, that as if tigers would come into Punjab University and start killing us, or suddenly you will see so many snakes will descend here. That was the discourse, and there was a feeling that there is no history. There are religious texts, there are epics, Purans. They say Mahabharata is just a story, Ramayana is just a mythical, and this has gone on for many years. This has happened even in our courts. This has been thought like this, and they thought that history only began from Mughal period. But then the question arises, and I am not an expert. There are a large number of experts here who are sitting here who have addressed us also. But to me, it appears it is because Indus Valley script is still undeciphered. So we really authentically, scientifically can't say what it is conveying. If it was internationally accepted, like people say Ayurveda, there is no scientific evidence or body of that. So one priority for you academician is to establish the authenticity or deciphering of Indus Valley script. The second thing is our materials on which are whatever history was written were fragile. Birch, Tamrapatras,
इस तरह के, जो कि प्रिजर्व भी नहीं। लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, हमारी ट्रेडिशन भी ओरल थी कि मर्दानिया रबाब छेड़ पानी आई है, इस तरह की ट्रेडिशंस थी हमारे जो ट्रेडिशन को चलाते थे वो भी कौन थे? वो लोग जो थे वो भट्ट थे, चारण थे, जिनका सर्वाइवल इसी पे था कि श्री श्री 108 श्री सवाई महाराजा जयपुर, मतलब एक नहीं सवाई, सवा बढ़ाना उसको, मतलब उनका कल्चर ही है था, तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो और भी कम लगती। तो हमारे इसमें ये एक रिवाज था, लेकिन आपको कभी सोचना चाहिए, हमारे बीच कबीर भी था। कबीर ने तो कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी के निर्बल करे सुभाए। कबीर तो कहता था। हमारे ही प्रथा और सिस्टम में विदूषक थे, बीरबल था। क्यों बनाए जाते थे विदूषक? Why did we have these jokers and court jesters? जो महाराजा को जोक की तरह बता सके कि महाराजा आप नंगे हो, कपड़े नहीं पहने, एम्परर हैज नो क्लोथ्स, ये था। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड अबाउट इट, वी हैव नॉट बीन एबल टू टेल देम दैट इट वाज इंडीड लाइक दिस। और हमारे ट्रेडिशन, हिस्ट्री और म्यूजियम्स की थी भी नहीं। मैं आपको आप बीती बताता हूं, मैं वेस्टर्न आर्मी कमांडर था, 2016 में रिटायर हुआ। उससे पहले मैं कोर कमांडर था सिक्किम में। जहां मैं गया वहां मैं लोगों से पूछा था, यार आपकी हिस्ट्री, आपका कॉफी टेबल बुक, आपका म्यूजियम कोई है? तो मुझे कहते थे कि इंडियन आर्मी के लिस्टेड वर्क्स में ही नहीं है। इंडियन आर्मी में एक कंपेंडियम होती है लिस्टेड वर्क्स, ऑथराइज, जिसको आप बना सकते हैं, पर ये नहीं है, म्यूजियम नहीं है, वॉर मेमोरियल नहीं है, आपका ये नहीं। तो जुगाड़ तो पंजाबी स्वभाव है, हम उसको स्टोरेज के नाम से हमने सिलीगुड़ी में भी बनाया, वेस्टर्न कमांड में भी बनाया, और आप कभी मौका मिले तो जाके देखिए। तो ये हमारी प्रथा नहीं रही। दिस वी नीड टू चेंज, बदल रहा है, लेकिन हमने सबने इसको, ट्रेडिशन को, अपनी उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अब एक नैरेटिव तो ये है, और दूसरी तरफ मेगास्थनीज जो इंडिया में आया, जो कि वन ऑफ द अर्ली ट्रैवलर्स था, उसने क्या बोला? उसने देखा कि इंडिया में, उसने किताब लिखी इंडिका, he wrote a book called as Indica, which closely mirrors the thought process of अर्थशास्त्र। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, लगभग वैसी ही थॉट प्रोसेस इंडिका में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि समकालीन थे, they were of the contemporaries of the same period। तो मेगास्थनीज ने लिखा है कि उसने एक जगह पर 570 टावर्स देखी, एक डिफेंसिव मोड देखी, एक टिम्बर की वॉल देखी। एक ऐसा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना लेना किसी सभ्य देश में ही हो सकता है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि यू हैव, एंड कोई चीज को आप डिफेंड कर रहे होगे तभी तो करोगे, इसलिए आप ऐसे ही अपने गांव में थोड़ी हम बना लेते 570 टावर्स। तो वो था सब, उसने देखा है, डॉक्यूमेंट किया, इंडिका में लिखा है। और सबसे मजेदार बात है, वो ये कहता है कि वहां एक सभा होती थी जिसमें 30 एक्सपर्ट्स होते थे, नीति आयोग थी, बैठी थी वहां, उसने सब्जेक्ट्स भी बताए हैं जो वो देखती थी, जस्टिस, डिफेंस, कल्चर, वो सारे लिखे हुए। वो ये भी कहता है मेगास्थनीज, उस जमाने में वहां रोडें होती थी जो कि उत्तर भारत से लेकर पाटलिपुत्रा, सहस्त्रम तक जाती थी, जगजीवन राम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पटना के पास। तो इतनी लंबी लंबी रोडें भी थी। रोड़ा का मतलब डाबर की रोड नहीं, कोलटार की रोड नहीं, जिसमें घोड़ा गाड़ी चलती, बैलगाड़ी चलती, इस तरह की रोडें थी, हाथी चलते थे। उसने एक और मजेदार बात बताई है। आप जब भी इंडिया के बारे में सोचते हो तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सोचते हो? इंडिया की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको आप कितने पार्ट से सोचते हो? क्या कहते हैं हम इंडिया के बारे में? कितने पार्ट? तुसी दसो, तुसी शिक्षक समाज दे हेडो, दसो सर, पंजाबी आती है थोड़ी तो बताइए, कितने में आप सोचते हैं? सॉरी,
हाँ नहीं होता हाँ। नहीं, कोई भी बताओ, 4 वर्ण नहीं कहते हम कहते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, 4 ही कहते हैं हम। 4 इंडिया के सोते ही वो मनु, वो 4 वर्ण वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन मेगास्थनीज ने क्या लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत 7 ग्रुप्स में था। जो 7 ग्रुप्स थे वो कौन से थे? फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप था एजुकेटेड एडुकेटर्स, जस्टिस पुरी सर। सेकंड वाज योर ग्रुप व्हिच वाज रबर्ट सो मच, तो कोई कंटेंट में तो होल्ड ही नहीं कर सकते आप। और उसके बाद थे काउंसलर्स, फिर थे मिलिट्री, हम भी कहीं पे थे नंबर 4 पे, फिर थे आर्टिस्ट, फिर थे कल्टीवेटर्स, और फिर थे हर्डर्स जो कि चरवाहे थे। तो कहां है इसमें ब्राह्मण, कहां है इसमें शूद्र, कहां है इसमें वैश्य, कहां है इसमें क्षत्रिय? है क्षत्रिय मिलिट्री की शेप में, है कहीं पे कल्टीवेटर की शेप में, पर ऐसा नहीं था जैसा कि पेंटेड हो गया। ये नैरेटिव तो कहीं नहीं, जो डिविजिव नैरेटिव है, इट हैज ओवरटेकन। जस्ट थिंक अबाउट इट। I'll be honest to God, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो कल परसों पढ़ा इस सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने देखा कि दिस इज ऑल्सो, मैम तो पढ़ती होंगी, पढ़ाती होंगी, और शायद मेरे को बाद में आप काउंटर कर सकती है अगर मैं गलत राह पे हूं तो, ताकि मैं अपने को ठीक कर दूं। तो मैं आजकल एक ऑथर को पढ़ता हूं जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आप भी कोशिश करके पढ़िए, मैं उसकी किताबें नहीं प्रमोट कर रहा। वो है विलियम डालरिम्पल, आज का डार्लिंग, लोग उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी किताबें मोटी जरूर लिखता है, उसमें बहुत सारी फोटोएं डालता है, बहुत अच्छी फोटोएं डालता है। तो उससे एक सवाल पूछा गया कि इंडिया किस काल में सबसे बेहतर था, सबसे बेस्ट था? तो उसने क्या जवाब दिया, ये सुनने के लिए मजेदार जवाब है। वो कहता है कि इंडिया लगभग 800 साल तक, लगभग एक मिलेनियम, 1000 से 200 साल का सहस्त्राब्दी तक भारत का जो सिक्का था, जो छाप थी, वो 400 से लेकर 1200 आफ्टर द कॉमन एरा। मैं सिर ला रही हूं क्योंकि वो प्रोफेसर है, ठीक बोल रहा हूं? नहीं, ओके। 400 से 1200 आफ्टर क्राइस्ट, जिसको बोलते हैं एडी, या आजकल कहते हैं आफ्टर कॉमन एरा, में भारत की छाप गंधार, जो गंधार है, से लेकर सिंगापुर, बाली, जावा, सुमात्रा, अंकोर वाट, कंपुचिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और चाइना तक भी जाती थी। ये डॉक्यूमेंटेड, ये एस्टेब्लिश्ड। तो लगभग 800 साल हम इस स्थिति में थे, और सब नाम संस्कृत में थे। और वो आगे जाके कहता है कि वो चाइनीज जो कि दूसरी सिविलाइजेशंस को कुछ समझते ही नहीं। चाइनीज का कोर बिलीफ है हम मिडिल किंगडम है, वो दुनिया का मैप भी बनाते हैं अपने को सेंटर में बनाकर, वो भी हमारे बारे में ऐसा सोचते थे। और वो आगे कहता है विलियम डालरिम्पल कि दुर्गा गजनी में पूजी जाती थी, शिवा के जो भित्ति चित्र है, फ्रेस्को, वो सेंट्रल एशिया में है, रामायण, गणेश, लक्ष्मी, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में भरे पड़े। और अंकोर वाट के मंदिरों में समुद्र मंथन का चित्रण किया है, ये सब है। और ये सब जो है वो किसी फौज के बल पे नहीं था। उस टाइम पे इंडिया के पास इतनी बड़ी कोई फौजें नहीं थी, कोई ऐसी नेवी भी नहीं थी कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे चला जाए। ये सारा हमारी सॉफ्ट पावर, जो हमारे ट्रेडर्स चाहते थे, जो हमारे प्रीचर्स चाहते थे, जो थॉट लीडर्स चाहते थे, सिर्फ वो इसको लेकर गए बात। और अगर इसको आप और आगे लेके जाओ तो देखिए ये मंगोलिया तक जाता है। मंगोलिया में भी एक गंगा नूर करके एक लेक है, एक झील है, उसका नाम इस तरीके से।
मैं थोड़ा चाइनीज की बात करता हूं, जो चाइनीज किसी को कुछ नहीं समझते। आपने सुना होगा हुआनजैंग जिसको बोलते हैं, वो 16 साल इंडिया में रहा। 16 साल, 1-2 साल नहीं, 16 साल, हजारों किलोमीटर चल के पैदल आए यहां पर। उसने क्या बोला है? द कंट्री इन द वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड बाय एजुकेटेड पीपल इज इंडिया। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो देश सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी इज्जत की जाती है, वो भारत है। तो अगली बार से आपको कोई भारत के खिलाफ बोले, आप बोलो आप पढ़े लिखे नहीं हो यार। पढ़े लिखे लोग तो ये सोचते थे। और वो ये भी कहता है कि people of distant places with diverse customs generally designate the land they most admire as India. ये मेरी बात नहीं है, ये फू कू की रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम किताब में दर्ज किया गया है एक चाइनीज के द्वारा, जो 16 साल इंडिया में रहा, जिसने इंडिया को घूमा। इसी तरह की भावना फायान ने भी की, जो 14 साल नालंदा में रहा। तो उस जमाने में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, अल मसूदी, फायान, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, अल बरूनी, इब्न बटूटा, मैगस्नीज का मैंने जिक्र किया। किताबें लिखी गई, तहकीके हिंद, किताब-ए-हिंद, बहुत सारे किताबें लिखी गई। ये लोगों के साथ भी आते थे। गजनी लेकर आए अल बरूनी को, ये उनके कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे, और ये आकर रिकॉर्डिंग करते। ऐसे थोड़ी कोलंबस इंडिया के लिए निकल पड़ा, वो तो पहुंचा नहीं इंडिया। उसको किसी ने बताया ना सोने की चिड़िया है, या कल्चर है, या वेल्थ है, तो जाओ, तो निकल पड़ा उस तरफ। तो उस जमाने में देखिए, मेरे को विलियम डालरिम्पल की एक बात बहुत जबरदस्त लगी। मैंने वो किताब पढ़ी अच्छी तरह से, और कल मैंने उसको स्किप रीडिंग करी। इंडिया की स्टोरी जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट्स में जो है वो है बुद्धिस्ट स्टोरी, जिस तरीके से बौद्ध धर्म फैला। बौद्ध धर्म गंधार में भी गया, आपने बामियान बुद्धा के बारे में पढ़ा, सुना है, चाइना पहुंचा, और समुद्र के जरिए मलेशिया और ताइवान तक गया। तो लैंड रूट से भी गया सिल्क रूट पे, और सी रूट से भी गया। ये एक कहानी है बुद्धिज्म की। लेकिन एक कहानी जो मैं आपको बता रहा था 400 से 1200 की, जो कि संस्कृत सनातनी परंपरा की, वहां बैठकर थोड़ी मैथमेटिक्स करी, तो मुझे यह लगा कि लगभग 2000 साल तक हमारा बोलबाला, जिसमें 800 साल तो जो मैंने आपको बताए इसके, और लगभग 700 साल वो थे जिसमें कि हमारी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसका आधिपत्य था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का लगभग 700-800 साल तक उसका डंका बजता था। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें 10,500 स्टूडेंट्स, एंट्रेंस में सिर्फ 10 में से 3 लिए जाते थे, पूरे नहीं लिए जाते थे। 10 में से सिर्फ 3 को एंट्री मिलती थी, और कोई ऐसी स्कीम नहीं थी कि जो कैपिटेशन फीस टाइप की। बेबीलोनिया, ग्रीस, अरेबिया, चाइना, यहाँ के लोग पढ़ने आते थे, और उसने आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्ता, पाणिनि, चारका जैसे विद्वान पैदा किए। सो दैट वाज तक्षशिला, जिसकी कोई बात ही नहीं करता। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि जो मैं पाकिस्तान के हिस्से से आता हूं, पठार, मेरे गांव से तक्षशिला मात्र 50 किलोमीटर दूर है। शायद उसकी मिट्टी का कहीं मेरे जीव में कोई प्रभाव हो तो दिखना चाहिए, इसी तरीके से आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक पिक्चर देखी होगी ओपनहाइमर की। कितने लोगों ने देखी ओपनहाइमर की पिक्चर? सर हाथ तो खड़ा करो, थोड़ा नींद ही उड़ जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ओपनहाइमर ने क्या बोला? ओपनहाइमर कहता था मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग इज गीता। ये रॉबर्ट ओपनहाइमर कह रहा है अपने भाई को, फ्रेंड को, एक चिट्ठी में जो उसने लिखी है 1993, फादर ऑफ एटम बॉम्ब।
देखिए उसकी कंट्रोवर्सी हुई, वो होता है। एक प्रॉब्लम है, क्या है कि वो विलियम ने लिखी है, देयर इज ऑल्सो अ टेंडेंसी इन इंडियन हिस्ट्री टू हैव एवरीवन एज ईदर अ डेमन और एंजल। या तो हम आदमी को देवता बना लेते हैं या हम दैत्य बना लेते हैं, पर बीच में भी तो होता है ना आदमी, कभी दानव कभी देव हो सकता है। गलतियां तो राम भगवान से भी हुई, गलतियां तो पांडवों से भी हुई। तो गलती तो वो हम हिस्ट्री को जब पढ़ें तो हम उस नजरिए से पढ़ें कि एकदम वैसा क्लासिफिकेशन ना करें। वो विलियम तो कहता है कि हम शाहरुख खान को एक तरफ खड़ा कर देते हैं और एक परेश रावल दूसरी तरफ पैदा कर लेते हैं और फिर हम हिस्ट्री को करते हैं। तो वो एक हमारे बीच सुरजीत जी बैठे हैं जिन्हें बहुत एक्सपर्ट है, वो यह जी चीज को देखते होंगे हर रोज। तो इसी परंपरा को आगे लेकर गए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने उदासियां की, जो कि मक्का मदीना तक गए और उनको तिब्बत में नानक लामा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसी प्रथा को आगे लेके गए, लेकिन वो लेके गए अपने साथ बाला मर्दाना ही, रबाब छेड़ बाणी आई है। अच्छा हुआ ये तो हमारे अगले वाले गुरुओं ने, जिन्होंने गुरु की काशी में बैठ के इसको स्क्रिप्ट बनाई, उसको रजिस्टर किया। 5-7 मिनट और हैं। तो फिर ये खड़े हो गए तो मैं डर गया। तो फिर मीरी पीरी की प्रथा शुरू हुई, जो कि मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी वीकनेस क्या रही कि हम धर्म पर केंद्रित रहे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र तो उठाना पड़ता है, चाहे यहां पर ये इतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये जरूरी होती है। एक और चीज जो हुई इसके बीच में कि हमारी हिस्ट्री को व्हाइट वॉश करने की परंपरा होगी। गजनी और गौरी के बीच में 150 साल का फर्क है। कोई बात नहीं करता बैटल ऑफ बरेज की, जिसमें 17 इंडियन किंग्स ने, हमारा नैरेटिव है इंडियन किंग्स एक दूसरे से लड़ते रहते, पर 17 इंडियन किंग्स इकट्ठे हुए, बड़गुजर, सिकरवार राजपूत, इन सब ने उनको ऐसी हार दी कि उसके बाद गजनी की हिम्मत नहीं हुई इंडिया में आने। 150 साल तक वो चुप रहे, कोई बात नहीं करता, कोई हमारे नैरेटिव में आता ही नहीं। 150 साल कम तो नहीं हो, हम तो सीधा जाते हैं बाबर, शाहजहां, जहांगीर, सब एक के बाद एक, वो भूल जाते हैं कि 150 साल कितना बड़ा पीरियड है। और इसी की वजह से हमारे जो ये गुर्जर, प्रतिहारा, चौहान, तोमर, सोलंकी, इनकी बात नहीं होती। आर्यभट्ट को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। जगदीश चंद्र बोस, जिसने कि मार्कोनी से पहले रेडियो बना दिया था, और अपनी यूनिवर्सिटी के नरेंद्र सिंह कपाल, जिन्होंने ऑप्टिक फाइबर को बना दिया, नोबेल प्राइज के हकदार, पर है ही नहीं, एडवोकेसी नहीं है, पीछे से जोर ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं मैं अब आखिर में आ गया हूं, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम 2 मिनट और लूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं कहा गया है, और ये सबसे पहले हमारे धर्मों में बोला गया, पवन गुरु पानी पिता माता तर्त मात। अब पानी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। ये सब सिंधु पानी से संबंधित है। अगर आज जब मैं आ रहा था, मेरी कार पे एक मेरा फेवरेट गजल है जो कि सज्जाद अली ने गाई है, जो कदी इथों रावी लंघ जावे तो खयाती पंजाबी बन जावे। सुनना आप आज जाकर, जे रावी च पानी कोई ना ते साडी कोई कहानी कोई ना। ये पाकिस्तानी का दर्द है, और ये होना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं, क्योंकि अब हमने रियलाइज किया है कि पानी के ऊपर हमको अधिकार जमाना पड़ेगा। ये हमारे साथ गलत हो रहा था, ये हमने ट्रीटी की, उसके बावजूद हम नहीं यूज कर पा रहे थे, और हम एक रिस्पॉन्सिबल राइपेरियन स्टेट। चाइना ने हमारे साथ क्या क्या किया, पारेचू, दूसरी जगह पे। आज हम इस स्थिति में हैं कि जब हम पाकिस्तान ने पानी का कभी सम्मान नहीं किया। पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं, पाकिस्तान में सैलिनिटी की प्रॉब्लम है। तो एक और कविता है, आप कभी जाके सुनना, सुरजीत जी ने सुनी हो, कि वो कहते हैं, रावी चो वगन तिन दरिया
दो सुक्के ते तीजा बगे ही ना। ये हालत शायद नीचे होगी, लेकिन मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार लेक्चर लेने गया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ओपन लर्निंग में, तो एक बंधु खड़े हो गए। वो कहते पानी ता जी एक रुख होंदी है शाखा, असी उन्हां नाल किस तरीके नाल बंटवारा कर लांगे। मैं क्या तुसी हरियाणा नूं तां दिंदे नहीं ते पाकिस्तान नूं लुटाई जा रहे हो। ते ये सब सिंधु का जिहड़ा पानी है ये भी एक समस्या है जिन्होंने देखना चाहिए। ये जरूर आपां नूं डिस्कोर्स पैदा करना चाहिए ते सोचना चाहिए। इसके असली हकदार असी हैं, असी रिस्पोंसिबल तरीके नाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हक साडा बनता है। ते अगर हमने कभी विश्व गुरु और विश्व मित्र बनने की जो हमारी वो है, तो हमको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मैं तो हम सभी को कहता हूं, ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में, जिए केवल अपने स्वभाव। हमको अपनी परंपराओं से चलना चाहिए, दूसरों की बात सुननी जरूर चाहिए, लेकिन अपने मानक और मापदंड खुद बनाने चाहिए और उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। तो लास्ट में मैं फिर से एक फॉरेनर को कोट कर देता हूं, इंडिया विल टीच अस द टॉलरेंस एंड जेंटलनेस ऑफ द मैच्योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट and a unifying, pacifying love for all human beings. This is once again Will Durant saying it in a book called as Dancing with Shiva. What he is missed out is that a smarter India, very conscious of its interests, will know how to play game. एक नया भारत जो अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से समझता है, वो सिर्फ लेक्चरबाजी से बचकर अपने हकों के लिए खड़ा भी होगा और लड़ेगा। That is what is my concluding this thing. Thank you for listening to me. Sorry I exceeded myself. धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल। I must say here, once a soldier, always a soldier. Even after re-attiring, when a challenge is thrown to you, sir, you fought very well and enlighten us with your thoughts of international perspective. जैसे सर ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, पेकिंग यूनिवर्सिटी साल तक डोमिनेट किया कल्चर के बेसिस पर, जबकि एक भी सोल्जर ने इंडिया से हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा। तो ये पावर है कल्चर की, और ये कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें चाइना की बात कर रहे हैं, तो वो सप्त सिंधु की यही कल्चर था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के मध्य आमंत्रण देना चाहूँगा प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी से, जो कि मुझे लगता है सभागार में सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं इस सब्जेक्ट के लिए। प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी। with some kind of metallic piece, because they knew metal, they knew the use of metal, they knew the use of stone, they were very good at all this. And we have seals. Now what was the role of these seals? But these seals were having any economic or any religious importance? Whether these seals were used in transactions? Now, this is again a major problem which we need to look at, and which our students need to work on. Because when we talk of punch-marked coins, these are the earliest coins known in Indian subcontinent, and it is believed that these coins possibly were minted somewhere in 800 BC. That is the date roughly assigned to these. But these particular coins are of silver. These particular coins bear certain symbols, and these symbols, in some cases, they resemble the script, the syllable script of the Harappans. Now, this is a major thing, that how these signs are coming on these piece of metal. The major problem is there is no other legend on them. Usually on coins we have inscriptions,
But these coins do not have any inscription, but these have these symbols. So, if we decipher Harappan script, I think the enigma of these symbols on the coins would also, be somehow will be clear to us. Another problem which we come forth, sometimes it is said that how Harappan civilization or the matured Harappan civilization, turned into a major urban civilization. So there are various causes which are cited. Some of the historians are of the view that possibly it happened so because of trade contacts. Now, trading what? Without agriculture surplus or without any manufactured item, there cannot be trade. So basically, this particular viewpoint is not very weighty. Another scholar, D.K. Chakrabarty, is of the view that possibly there was a number of crafts which became very popular during this period. Maybe from pre-Harappan to mature Harappan, many new crafts, those were adopted by people. And maybe because of the adoption of these crafts, maybe there were many things which were produced, such as we all know that they were producing jewelry, they were producing, faience bangles, a synthetic material they were making in the mature Harappan period, and they were making, they were selling it to the market. And we also know that they were bringing from Afghanistan some unfinished beads. And these unfinished beads were finished in Ropar, in Lothal, in Harappa, and at other places. And then these finished beads were sold in international markets. Now, was international market at that time was happy with the barter? Again, a question which needs to be, probed into, that how this was happening. Then definitely the glyptic art, this is something which is not seen neither in Mesopotamia nor in Egyptian civilization, that this art of carving was excellent and very, very refined art which was, being done by the Harappans. So when we talk of urbanization we talk of first urbanization, then definitely we see that no doubt there were huge cities, there were beautiful drainage system, there were beautiful roads, there were division of cities into 2 parts or 3 parts. The city was divided into citadel and lower town, and in some cases city had a middle town also, as in the case of Dholaveer. So it means that cities were having 3 different parts, and these 3 different parts were doing 3 different kind of activities also. And in some cases these citadels were bipartite. एक में एक citadel है, एक में citadel के 2 हिस्से हैं. एक citadel जो है वो लोअर टाउन के साथ ही मिला हुआ है. तो अगर हम ये कहें कि सारी सिटीज एक सी थी, तो ऐसा नहीं है. बहुत बार हम ये कह देते हैं कि हड़प्पा में सारी सिटीज एक सी थी, तो अगर बहुत करीब से उसको हम देखें तो ऐसा नहीं है. हड़प्पा में बॉन्ड यूज हो रहा था, जो ब्रिक्स को हम ले करते हैं, उस बॉन्ड को हम आज हड़प्पा बॉन्ड नहीं कहते, और वो उसका नाम हड़प्पा बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं दिस इज अ इंग्लिश बॉन्ड. So see the kind of the injustice which has been done to us. That is something very, very embarrassing at times when I go for some lecture and I say, oh, it's a Harappan bond. They say, what Harappan bond? What is this Harappan bond? I said, because 20 or 2000 or 3000 years before we were practicing this, and this has become known to you people later, and you have named it English bond. और हमने क्या किया? अपनी किताबों में डाल दिया, Harappan use English bond. We never bothered that this term is not apt for this particular civilization. So obviously I have not shown those slides. I'll see if I can show. But yes, I would be ending here. I will not go into details because I know by this time you are tired also, and if I'll start speaking from historical perspective, you may not like it because it becomes very dry then, because I'll be quoting so many people, and then
obviously you will not like that. So that is why I'm making it very short, and I kept things to you to see to that how we are to make people understand that our heritage is important. Until unless we appreciate our heritage, no one is going to come and tell us कि ये तो आपका है, हमारी शेयर्ड हेरिटेज है, ये कंट्री सबकी है और इसमें हर चीज हमारे लिए बहुत अजीज है और होनी चाहिए. जब हम इस सोच से काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी हमें ये नहीं कह पाएगा कि आप कौन हैं, क्या आप जानते हैं. सो मैनी पीपल से आप भारतीय हैं, आप कौन हैं, क्या आप जानते हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसे वाले सवाल स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, बाहर की सिविल उसमें बात करते हैं तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है, आप कौन हैं, आप दस्यु हैं या आप आर्यंस हैं. अगर आप आर्यंस हैं तो आज तक आप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए. तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमें टैकल करनी है, तो हमें अपने हेरिटेज से, अपने रूट से प्यार करना पड़ेगा. तो आज हम सब जो यंगस्टर्स बैठे हैं, आज ही से ये जरूर प्रूव करना शुरू कीजिए कि हम आए कहां से हैं और हम हैं कौन. Thank you very much. I am a student of history, so I cannot go beyond that, but I'll just show those slides if I can. So those will make things. Please, वो दिखा दें आपने. Layout का Harappa. So this, how the city is divided into two parts. One is the citadel. Citadel possibly like we have Chandigarh Secretariat and all that section, and the lower town is like southern sectors. So similar kind of planning, we are seeing that some kind of comparison can be made of these cities. Yes, next. This is Harappan granary. Now this is a very, very important structure which we have come up across from Harappa. This gives us an idea of that how intelligent they were, and they knew that how they can keep their grains fresh. There is a circulation of air under the floor so that their grains remain fresh. So this is even today also we have not been able to do many things which were done by Harappans. Yes, next. This is very important, public well. So when you see Harappans, they were much concerned with source of water, that every house should be provided with water. Now one thing, potable water possibly was not there, and second, possibly water had some religious or ceremonial importance. Yes, next. Again, this is not important. Again, this is Great Bath. You must have heard of this. This is in Mohenjo-daro. Till date, there is still a problem that what possibly could have been the purpose of this. I was there in physical department, जिसमें ये सारी exercises और ये वाला चलता है, and physical education, and they told me that madam, this is a swimming some kind of tank, possibly Harappans had this kind of sense also, so वो swimming करते होंगे तो उन्होंने ये शायद वो बनाया. आगे चलिए, आगे चलिए. This is Lothal. Sir has already shown, so I will not. आगे चलिए. This is Kalibangan. This is very important. Now, why I am showing this? This Kalibangan is in Rajasthan. This particular town has yielded two parts. One is citadel and another is lower town. And the citadel is bipartite. Citadel के दो हिस्से हैं. एक north है और एक south है. और northern वाला जो है उसमें कुछ fire altars हमें मिले हैं. अब fire altars अगर हमें मिले हैं तो fire altars का क्या रोल होगा? Fire altars में कोई सेक्रीफाइस, कोई रिचुअल, कुछ यज्ञ ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इस चीज को भी कंटेस्ट किया जाता है. बीबी लाल excavated this site, and this is one of the most important site which gives us evidence of pre-Harappan, Harappan and late Harappan. So this becomes very, very important for us, and this also gives us evidence of plowed field, that Harappans knew how to plow a field. So this particular site is very, very important, and from pre-Harappan levels, you are getting plowed field evidence. This is Rakhigadi. Recently also excavation was going on. This is a site, Dholavir,
And this particular site has 3 parts. You know, here is a middle town, here is a citadel, and there is a lower town. So this is a unique kind of town that others are having 2 parts, some have bipartite citadel, this has a 3rd part also. Possibly what could have been the reason of having this 3rd part? Possibly some kind of congregation, possibly some kind of celebration possibly was done in this particular city. And the city is very important because we have found 16 reservoirs in this particular city. And harnessing, sir has already said, I will not repeat. Next. Yes, Banavali, next. A few figures, those are important, please, ma'am. Now this is important because I have put here Harappan bond. Otherwise we find English and Flemish. So again we need to rectify this error in our books, because in our books which we are teaching to our undergraduate students, to our postgraduate students, we do not call it Harappan bond. So I think there is need to connect them to Harappan by changing this in our books. Yes. Next. Another thing which is very important and which Harappans were practicing was corbelled ark. You know, they knew that gushing water will splash out from their drains. So they have made an arrangement by making these corbelled ark on drains so that the excess water this particular drain accommodates. This is an example from Mohenjo-daro's Great Bath. So these kind of things give us the idea of that how intelligently they had planned their cities. And next. Now so look at the ornaments. Look at the things, they were making. Look at how finished they are. This cannot be done in a vacuum if we are planted from somewhere. This is tapasya of so many years that we reach this state. And this is happening in, the mature Harappan level. Yes, next. These are the seals. And there are these symbols on the seals. And similar kind of few symbols are there on punch-marked coins. So we need to see that is there any connection between the two or not. I'm not saying that there is connection, but it has to be probed. If there is any connection, then definitely that connection should be brought forth. Yes, next. Now this is very important. It is said that the religion of Harappan was Shaivism. But there is also debate on that. But here, this particular Ling and Yoni from Kalibangan proves that Harappans were practicing Shaivism. So yes. इस प्लेस का नाम है कालीबंगा कालीबंगा ਤੇ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ कालीबंगा सर ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਤੇ ਪੀਲੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਪੀਲੀ ਬੰਗਾ Achha, this is another important, stone piece, and this it's a terracotta piece or a figurine, greeting with Namaste. This is from Harappa. Again, so we can say that there is some connection between us and them, and traditions and culture and the legacy of Harappan continues. And thank you very much for very patiently listening to me. Thanks. थैंक यू सो मच प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी. आई एम श्योर आप में से यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पहुँच गए होंगे जब आपने बार बार मोहेंजो-दारो, कालीबंगा और लोथल के बारे में वो पिक्चर्स भी देखी. ग्रेट बात मुझे याद है कि वो शायद सभी ने अपने बचपन में वो एनसीईआरटी की बुक्स में देखा हुआ है. पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैम ने यहाँ पे रेज किया कि हमें क्लेम करना होगा जो हमारा है. और मुझे लगता है कि मॉडर्न टाइम्स में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है योगा. जैसे हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्लेम किया और लास्ट योगा का जो डे हमने मनाया. मेरा ख्याल मेरे बोलने की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो सारी डिटेल बता दी है बड़ी
कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर भी पहले तो मैं नवोदिता इन जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज का समागम का, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि भाई जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में अगर अपने यूथ को पता होगा तो तभी वो यूथ है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। किसी देश की सभ्यता को खत्म करना हो तो उसके कल्चर को खत्म कर दो, कल्चर को खत्म कर दो। जो एक जैसे मैडम ने बताया कि भी डिस्टॉर्टेड फैक्ट हिस्ट्री में बताए गए हैं, जो इन फैक्ट के कारण जो हम सही फैक्ट्स अगर हमारे यूथ को पता होगा तो फिर हम देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। जैसे आज का विषय है सप्त सिंधु, 7 नदियाँ, जो सबसे सरस्वती जी रिवर, बाकी सिंधु, सतलुज, ब्यास, रवि, चनेब और झेलम, ये 7 नदियाँ हैं। 7 का महत्व जो कल्चर में है वैसे वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे सप्त ऋषि हो गए, 7 days इन अ वीक, 7 कलर इन अ रेनबो, 7 स्वर होते हैं म्यूजिक में, सारे गमा पाना। जो शादी के वक्त 7 प्रोमिसेस ले जाते हैं कि भी ले जाते हो। ये बाकी एक 7 स्ट्रिंग्स होती हैं वीणा में, मतलब 7 का महत्व काफ़ी है। जो सप्त सिंधु है ये अपनी कल्चर बहुत पंजाब की हिस्ट्री में सिविलाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जो लोग रहते थे वो नदियों के पास रहते थे। ये जो नदियों के जो महत्वता इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। पानी होगा तो तभी जीवन चल सकता है। इसलिए लोग जो नदियों के पास रहते थे वो सभ्यता, फिर जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो इंडस सभ्यता है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसको फैक्ट्स है जो डिस्टॉर्ट करके बताए गए हैं। ये लोग इकट्ठे होकर रहते थे। ये भारत है एक अलग अलग रिलीजियस इसमें उस वक्त थे, मतलब एकता में अनेकता थी। सारे रिलीजियस इकट्ठे होकर रहते थे और प्यार से रहते थे। जैसे कि मैडम ने बताया कि आर्यन यहाँ पे आके सेटल हो गए। कुछ का विचार था कि आर्यन ने आके यहाँ पे इन्वेड किया था। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, मेरे हिस्ट्री में मैडम ने बताया ही है इस पार्ट में। पर वो जो पीरियड था वैदिक पीरियड था, वो वैदिक पीरियड कहा जाता है। उसमें जो 4 वेद अपने हैं, ऋग्वेद, समरवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके इर्द गिर्द जो सभ्यता सारी उस वक्त थी। ये उस वक्त जो प्रोग्रेस थी बहुत ज़्यादा सी। जैसे कि मैडम ने बताया ही है कि भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो काफ़ी हाईली कल्चर थी। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी उस वक्त। जो जैसे बताया गया है, तक्षशिला का नाम, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम बहुत प्रचलित नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में जो बाहर वाले हैं वो नहीं चाहते कि भी जो तक्षशिला की इम्पोर्टेंस है वो बताई जाए। तक्षशिला उस वक्त जैसे बताया गया कि
स्टूडेंट्स फॉरेन से, चाइना से, बल्गेरिया से, ग्रीस से पढ़ने के लिए आते थे और वो ज़्यादा सबसे बेस्ट जो पढ़ाई है जो इस यूनिवर्सिटी में होती थी, जो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया इसीलिए जो इन्वेडर थे बार बार आके लूटने के लिए वो यहाँ पे आते थे कि इसी जो सोने की चिड़िया वाली बात है वो अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली वाले हैं, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया गुरु शिष्य परंपरा। उसमें एक प्ले खेला जा रहा है, प्ले होता है ले आओ वापस सोने की चिड़िया। उसका मकसद यही है कि भी जो थीम है उनका वो है वासुदेव कुटुंबम पंच प्रणव ते विकसित भारत। ये जो उस इंडस वैली है सबसे पुरानी सभ्यता है, उसके लिए उस वक्त जैसे मैडम ने बताया कि भी ज्वेलरी उस वक्त थी, वेटलेस थी, बाथरूम थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थे। सरस्वती रिवर जो है वो उत्तराखंड से शुरू होती है और ये सबसे पुरानी है, 6000 से लेकर 4000 BCE में ये एग्जिस्टेंस में थी। और जो सिंधु रिवर है लॉन्गेस्ट रिवर है, 2000 किलोमीटर 2000 माइल तक चलती है। ये कैलाश माउंटेन से चल के ये कराची पाकिस्तान में उधर चली जाती है, फिर अरेबियन सी में। पंजाब का कल्चर जो है पंज दरिया जिन्होंने नाम भी पंज दरिया पंज, एक सरस्वती और सिंधु को छोड़ के बाकी की रवि व्यास सतलुज 5 उन पे नाम पड़ा है। जो ये कल्चर है जो इसको फॉरेन वालों ने शुरू से ही कोशिश की है कि इन्फ्लुएंस किया जाए कि भी कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। जो जैसे बताया गया कि भी यहाँ से मर्चेंट दूर दूर तक जाते थे और व्यापार वगैरह होता था। ये डायनामिक कल्चर था और जो रिच कंट्रीब्यूशन थी सारी, ये उस वक्त मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक पैटर्न था इंडियन सोसाइटी का। ये भारत वर्ल्ड का सबसे पुराना सभ्यता है, सप्त सिंधु जिसको बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से लेके कुरुक्षेत्र अभी में माना जाता है। ये इसमें कुरुक्षेत्र में जो हिंदू पिलग्रम है भगवत गीता का, अमृतसर में सेक्रेड अपना हरमंदिर साहब, कांगड़ा में जो है ये कटोच जो डायनेस्टी है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो डायनेस्टी है, उसका जो गढ़ माना जाता है। ये इसलिए मेरी सब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि भी जो कल्चर अपना है उसको अच्छी तरह पढ़ें। जो गलतियाँ, क्योंकि फॉरेनर ने कोशिश की है कि भी कल्चर को थोड़ा बिगाड़ दिया जाए, ताकि जैसे मैंने शुरू इस बात से की थी कि भाई किसी देश के कल्चर को ख़त्म करना हो तो उसको जो कल्चर को ख़त्म कर दो, अगर किसी देश को नीचा करना तो। ये जो कोशिश फॉरेनर ने की है उसको जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, बड़ा अच्छा धरोहर का आज इन्होंने किया है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि भी अपने कल्चर को
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद केसी पुरी जी। आप लोगों का समय बचाते हुए मंच के अति सम्मानित लोगों के शुभ नामों का स्मरण दोबारा से नहीं करता हूँ। मंच के सम्मुख भी जो अति विशिष्ट लोग बैठे हैं, केवल एक नाम श्री कांति मोहन जी बिल्कुल अंत में पीछे आके बैठे हैं, उनका थोड़ा सा परिचय भी आपको करा देना चाहता हूँ। ये थापर कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर एमटेक करने के बाद ये हरियाणा के टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और इनके जो गुरुजी हैं जिनसे दीक्षित हैं ये, तो आपके पड़ोस में ही यहाँ बीड एक स्थान है हिमाचल में, वहाँ स्वामी विशुद्धानंद जी जिन्होंने 145 वर्ष में अपना शरीर छोड़ा। वास्तव में ये कारण है कि मैं उनका परिचय कराना चाहता था, और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो मैं भी वहाँ उन जाकर के उनके शरीर के दर्शन कर पाया, उससे पहले भी मैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में इस समय भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं। केवल 2 साल अभी होने को हैं उनका शरीर छोड़े हुए। तो कांति जी के परिचय के बाद सुबह से लेकर और अभी तक 11 बजे से आप सब लोग बैठे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के पात्र आप हैं जो सुन ही रहे हैं। सुनना बहुत कठिन होता है, बोलना कंपैरेटिवली आसान होता है, और ये पेशेंस जो आपने दिखाई है उससे मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूँ। दूसरा अभी जो देखिए हमारे में एक तो वरिष्ठ व्यक्ति जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे इस मुख्य वक्ता हैं इस अपने उसके सत्र के, सबसे ज़्यादा लाइवली है वो सिंह साहब। और आर्मी के लोग मैंने बहुत कम देखे हैं जो कम लाइवली हों, नहीं तो वो इतने सीधे रह ही नहीं सकते। आप उनकी गर्दन कभी या पीठ कभी मुड़े ही नहीं देख सकते। हाजिर जवाबी और प्रसन्न रहना और सबको प्रसन्न रखना, मेरा आज उनसे शायद पहली बार ठीक तरीके से मिलना हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं हुआ हूँ। अभी जो हमारे संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संतोष जी कुछ शब्द कहेंगे, तो मेरी समस्या हल हो गई, क्योंकि मैं बड़े ही तकलीफ में था कि इतना लोगों ने सुनाया है, इतना लोगों ने सुना है, और अब मैं भी सुनाना शुरू कर दूं तो शायद वो उठ के तो नहीं जाएंगे, शायद कुछ चले भी जाएं, मगर सबसे अच्छा हो गया कि मैं कुछ भी शब्द बोल दूं तो चलेगा। देखिए बहनों और भाइयों, सार की बात ये है कि जब तक हम अंदर से जागृत नहीं होंगे, केवल फिजिकल फीचर्स हमारे को जीवन में सोचना नहीं सिखाएंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा छोटा बेटा लंदन में है। एक छोटे से जंगल के में से गुजर रहे थे हम। उसने कहा दादू, क्योंकि उस घर में परंपरा अभी भी हिंदी बोलने की है, उसने कहा दादू ये हम बॉडी को, डेड बॉडी को जला क्यों देते हैं? तो बालक होगा मुश्किल से 7-8 साल का। तो मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त सवाल कर दिया, अब इसको समझाना तो पड़ेगा। तो आज हमारे एक वक्ता विशेष रूप से कह रहे थे कि आपको लाइव एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। लाइव केस स्टडी जो होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो मैंने उसका, देखो बेटा इस सामने एक पौधा देख रहे हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा इसकी एक टहनी तोड़ लाओ। टहनी तोड़ लाया। मैंने कहा इस टहनी को वापस लगा दो। दादू वापस कैसे लगेगी? मैंने कहा अपने पापा को कह दो, कोई आपकी टीचर होंगी उनको बताना कि जिसको वापस लगाना है। ही हंसने लगा, नहीं टहनी नहीं लग सकती। मैंने क्यों नहीं लग सकती है? पता नहीं। मैंने कहा इसमें जो प्राण शक्ति थी, इसमें जो लाइफ थी, वो चली गई। और दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास, वैज्ञानिक के पास, बड़े आदमी के पास ये ताकत नहीं है कि वापस उसको जोड़ दे। तो कहना अच्छा
तो मैंने कहा बताओ क्या चला गया उसमें से? तो उसने कहा हाँ आपके लाइफ चली गई। हाँ लाइफ चली गई। तो लाइफ कहाँ से आती है? तो मैंने कहा तुमने ईश्वर का नाम सुना है? ईश्वर, गॉड, कुछ भी कहो, ये शक्ति ईश्वर से आती है। उसको हम परमात्मा भी कहते हैं और इसमें जो थी उसको हम आत्मा भी कहते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको मोटे तरीके से सोचने कहा कि अच्छा। तो मैंने कहा अब ये इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पौधे का हिस्सा डेड हो गया। अब डेड हो गया तो क्या क्या होगा इसका? अब क्या करें इसको? कहने कुछ नहीं, सूख जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैंने कहा धीरे धीरे इसमें, इस पौधे में, पत्ते में पानी है ना? कहता हाँ गीला है ये, इसमें पानी है, इसमें को थोड़ी सी ताकत भी है। कहता हाँ है। अब ये जब धीरे धीरे सूख जाएगा तो इसमें कोई ताकत कुछ नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ शक्तियां हैं। हाँ इसमें कुछ ऊर्जा भी है। मैं लंबी स्टोरी में नहीं जाता। उसको मैंने समझाने की कोशिश की, उसको समझ में आ गया। मगर मैं अगर उसको ये बात बता पाया तो मैं वैज्ञानिक के नाते नहीं बता पाया। मेरे अंदर जो एक आस्था और श्रद्धा का एलिमेंट है कि परमात्मा है और परमात्मा का अंश आत्मा है और वही जीव है और वही सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब ये बात दिमाग में स्थापित हो जाना। अब अगली बात ये है कि क्या इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कोई दुनिया की फिलॉसफी बताती है? हमारे यहाँ तो जनरेशन दर जनरेशन ईश्वर ने परंपरा बनाई हुई है कि अगर राम आए, कृष्ण आए, फिर जगत गुरु शंकराचार्य आ गए। और हमारे को तो पंजाब में तो समझना कोई कठिन है ही नहीं। सबसे लेटेस्ट हमारे गुरु नानक देव जी आ गए कि जिन्होंने फिर रिवाइज करके सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सरल तरीके से जो ये ज्ञान है जिसको हम सनातन ज्ञान कहते हैं, उसको हमें समझा दिया। आनंद की बात यह है कि हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में जिन संतों की वाणी है वो सारे गुरु नानक देव जी के बाद के नहीं हैं। 5-5, 600 साल पुराने भी हैं। अगर गुरु नानक देव जी को 550 साल हुए हैं तो 1100 साल पुराने संत भी उसके अंदर कोटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सनातन परंपरा है। उसका टाइमली इंटरप्रिटेशन, उसका टाइमली करेक्शन और उसकी टाइमली सदप्रेरणा, ये डालने के लिए हमारे महापुरुष, चाहे ईश्वर कहें, उनको किसी भी रूप में कहें, कुछ भी कहें, आपने आज जो ये विषय उठाया है वीरेंद्र गर्ग जी, मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। ये बहुत जरूरी है कि इस देश की ये सनातन परंपरा बनी रहे, इसके प्रति आस्था बनी रहे। अब एक तो तरीका यह है कि अध्यात्म से समझें। दूसरा तरीका क्या है, जैसे भी हमारी बहन समझा रही थी तो वो बता रही थी कि भाई कितनी यहाँ पर रिसर्चेस हुई हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं थापर कॉलेज का पढ़ा हूँ, तो वहाँ एक हमारे कोलीग ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं अभी टेक्निकल पेपर राइटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, आप एक पेपर लिख के दो। मैंने बहुत अवॉइड किया। जब 3 दिन रह गए जमा करने के, फिर वो मेरे पास आ गए, कहने देखो मैंने सेक्रेटरीशिप ली थी, सोसाइटी का नाम था एथिक्स एंड इंडियन फिलोसफी सोसाइटी। आज पता नहीं एग्जिस्ट करती है नहीं करती थापर में। मुझे सूझा, मेरा दिमाग शुरू से इन चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व रहता था, तो मैंने सोचा कि यार ये एंशिएंट हम बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग मेरा विषय है, तो क्या एंशिएंट पास में सड़कें भी थी? तो मैंने अपनी ही लाइब्रेरी में, हमारी इतनी रिच लाइब्रेरी थी, 3-4 किताबें उठाई और पेन से लिख करके 4-5 पेज का एक आर्टिकल बना दिया, रोड्स इन एंशिएंट इंडिया। और मैंने तो बड़ा स्वाभाविक तरीके से कर दिया। जब वो इवैल्यूएशन के लिए गया तो हमारे जो हेड डिपार्टमेंट थे वो मेरे पास आ गए लैब में, मिस्टर तनेजा ये आपने आर्टिकल खुद लिखा है? मैं आपको अज्ञानता की भी जानकारी दे रहा हूँ, गैर जानकारी की भी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि वो मेरे बड़े सीनियर प्रोफेसर थे। मैंने कहा हाँ सर खुद लिखा है। यानी किताबें कहाँ से ली हैं? अब मैंने कहा एक्सपोज हो गए, क्योंकि किताबें तो मेरी अपनी लाइब्रेरी थी। मैंने सर हमारी लाइब्रेरी में पढ़ी हैं 3-4 मैंने जो उसमें रेफरेंस दिए हैं। तो उन्होंने देखा और मेरी किस्मत अच्छी थी, बिना काम किए फर्स्ट आ जाना था, तो फर्स्ट आ जाता है कभी कोई विद्यार्थी, कम से कम पढ़ने वाला भी। तो मुझे उससे लगा
कि हमारे देश में ही बहुत सारा ज्ञान छुपा पड़ा है। हमारे को अगर फुर्सत है और हमारे को प्रेरणा है, तो जो ये हमारे प्रधानमंत्री इस समय लगे हुए हैं ना कि विश्व गुरु पहुंचाएंगे, बनाएंगे, अब दुनिया भर में डंका बजाया जा रहा है। वो इतना जोर से डंका बज रहा है। अब ये अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बन जाना, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और अगर आपने कल परसों ध्यान से सुना हो तो उन्होंने सबके ज़िम्मे जो उसने कहा कि कौन इस मंदिर में क्या क्या काम करेगा, तो मेरा तो फख्र से दिल सीना चौड़ा हो गया जब उन्होंने कहा कि ये जो लंगर की परंपरा है ये हमारा सिख समाज संभालेगा। इस देश में अगर हमें इस देश को आगे लेके जाना है, इस देश की परंपराओं से जोड़ना है और इस देश का डंका हमें विश्व में बजाना है, तो इस एक तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है इसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए इतना है, कहने के लिए इतना है, मैं 1987 के फरवरी में ये जो एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड और दूसरी है कैम्ब्रिज में घूम रहा था, तो वहाँ एक वॉकिंग टूर था। तो जो पाथवे थी उसमें ईंटों की जैसे पाथवे होती है ज़माने की, आज भी आपको गांव में मिल जाएगी कि ईंटों की होती बनी हुई, तो उस पर मैं चल रहा था। तो जगदीश सिंह जी मुझे कहने लगे कि यार देखो ना इन्होंने इसको, मैंने कहा हाँ ये लिखते हैं, ये कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एक एक शब्द, मोटा मोटा शब्द यूज करके वो कैसे अपने आप को संभालते हैं कि हमारी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है कि हम इस पाथवे को ऐसा ईंटों वाला ही रखेंगे और वॉकिंग पाथवे रखेंगे इसको। वो बड़ा एक दरवाजा था, जैसे आपने कभी गांव में या कहीं आपने वो ये बड़े बड़े जो दुर्ग हैं हमारे वहाँ देखा होगा, हाथी भी अगर मारे तो दरवाजा नहीं टूटेगा, कीलें लगी होंगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुराने दरवाजे होते थे, वो भी मेंटेन कर रहे थे। और 1865 का पहला जो उस हॉस्टल का वार्डन था, 1865, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1986, उन सब के नाम लिस्टेड थे। पहला वार्ड नहीं था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, सब प्रिजर्व किए हुए थे। उन लोगों का इतना भी किया हुआ है ना, तो उन्होंने इतना उसको बढ़िया डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इतना एस्टेब्लिश किया हुआ है, इतना उसका प्रचार किया हुआ है, और फिर आखिर आधी दुनिया पर राज करते रहे तो गोरे तो गोरे होते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, ठीक है, आज हमारे कलसी जी ने एक आपको चित्र दिखाया था, बहुत अच्छा दिखाया था कि इतना सा तो लाल है पूरी हिस्ट्री का, जो हमारी हिस्ट्री दिखाई थी, जो लोग पहले सत्र में थे, कि इतना सा पीरियड तो हमारा ब्रिटिशर्स का है, 150-200 साल का पीरियड, और 500-600 साल का पीरियड जो है ये हमारा मुगलों का है। और हम जो पढ़ाते हैं वो पूरे मुगल, पूरे ब्रिटिशर, और हमारा इतिहास कितना है, तो शायद ही कुछ देशों में हम ये कहेंगे कि प्राचीन इतिहास होता होगा। हमारे यहाँ जो प्रोफेसर बैठी हैं ये प्राचीन की इतिहास की प्राध्यापिका हैं। कितने देशों में प्राचीन इतिहास की क्योंकि प्राचीन इतिहास ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे देशों में ये तो थोड़े ही नाम लिए जाते हैं, और जितना बड़ा हमारा इतिहास है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। वास्तव में अपने बड़प्पन का हमें ज्ञान जो हटता जा रहा है और जो अगली पीढ़ी से हटता जा रहा है, मेरा सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। आज का जो सेमिनार है, हमारे जनरल साहब ने भी जिस तरीके से सारी बातों को स्पष्ट किया, हमारे धर्मपाल जी ने जिस तरीके से स्पष्ट किया, हमारे पीछे आदर्श गोयल जी आए थे, उन्होंने जितना बढ़िया स्पष्ट किया, हमारे पुरी साहब ने स्पष्ट किया, मैडम ठाकुर ने किया, तो कितने चार्ज ये सब के सब लोग थे, इनके अंदर से आवाज़ निकल रही थी, अगर आप लोगों ने महसूस किया हो। ये किताब नहीं पढ़ रहे थे, अभी जब बहन जी हमारी बता रही थी तो मुझे लग रहा था वाह, कितनी बार इन्होंने कह दिया कि डबल फ्लैमिश, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, सिंगल फ्लैमिश बैंड, डबल फ्लैमिश बॉन्ड, और दूसरा इंग्लिश डबल सिंगल, तीन ही बॉन्ड पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा हरप्पन बॉन्ड कहना चाहिए। वास्तव में बॉन्ड तो वो हरप्पन और डबल फ्लैमिश में कोई फर्क ही नहीं है,
ईंटें जिस तरीके से लगाई जाती हैं उसके अंदर, एक छोटा सा उदाहरण दे खत्म करूँगा बात को। जब मैं 86 में फरवरी में कैम्ब्रिज के वॉकिंग टूर पे घूम रहा था, तो मैंने उनसे कहा यार देखो ना, ये साल 100-150 साल की ये तो कम से कम पाथवे होगी ना जिसपे हम चल रहे होंगे। क्या बढ़िया पाथवे है, कितनी बढ़िया ईंटें हैं। जगदीश जी ने कहा कभी तुम नालंदा गए हो? मैंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं गया। वो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो हो क्या हो। उसके बाद मैं 3 बार नालंदा गया हूँ। जितने भी यहाँ सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लोग बैठे हैं, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि एक बार नालंदा हो गया है। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी ने 1100 साल पहले उसको ध्वस्त किया था और 6 महीने तक उसका पुस्तकालय जलता रहा था। आज जाकर के जो आप ईंटें देखेंगे वहां पर 2.5 इंच 2-2 इंच, सिर्फ 2-2 इंच मोटी ईंटें। बहन जी आप गई हैं नालंदा? आप तो गई होंगी। एकदम ऐसे जैसे मार्बल होता है ना, पत्थर जितनी पक्की हैं वो। 1100 साल से उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, आंधी आ रही है, कोई खुला पड़ा है ना, वो तो उसकी छत थोड़ी है, खुले हैं वो सारे डिफरेंट साइज की ईंटें। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस क्वालिटी की ईंट, क्या उससे 50% क्वालिटी की ईंट बनाने की आज हमारी क्षमता नहीं है। मैं सिविल इंजीनियर के नाते चैलेंज कर सकता हूं। क्या ईंटें हैं। जब दूसरी तीसरी बार मैं गया तो जो ईंटें किसी कारण से टूट गई, बड़ी बड़ी ईंटें, उसके पीसेस को, जैसे आपने अगर अपने घरों के बाहर कभी रैंप पर वो करेजी लगाते देखा होगा कि वो सस्ता अगर हमें पत्थर लगवाना हो तो फिर हम उसको रख के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं के अंदर सीमेंट सब तरफ लगाया और वो प्लेन कर, वो उन ईंटों के उन टुकड़ों को पत्थर की तरह उपयोग कर रहे थे। पंजाबी जंगल पुरना वो ईंट भूल तो सकती ही नहीं, इरोड नहीं हो सकती 1100 साल बाद। और उसकी जो कार्बल्स थी, उसकी जो आर्चिस थी, एक छोटा सा काम उन्होंने रिपेयर का किया हुआ था। उसको देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा इसको तो हटा लें कम से कम। ये दिखाई दे रहा है कि आज हमारे ब्रिकवर्क की क्या क्वालिटी है और उनकी क्या ब्रिकवर्क की क्वालिटी थी। तो मैं आपसे बिल्कुल अंदर की बात शेयर कर रहा हूं। इतना इतिहास पढ़ा है, इतनी विज्ञान पढ़ी है, इतना कुछ पढ़ा है, जहां थोड़ा सा हम गहरा झांकेंगे तो बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। और जब तक हम अंदर से प्रेरित नहीं होंगे अपने स्व के प्रति, अपने बारे में, और ठीक सोच के साथ हम नहीं होंगे, पॉजिटिव सोच के साथ, तो शायद ये देश कोई एक आदमी आगे ले जाकर नहीं जा सकता। हम सबको इसमें लगना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैं आज आभारी हूँ हमारे वीरेंद्र जी का, कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और हम सबको भी प्रेरित होने का मौका दिया। तो मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ और सबका मैं आभारी हूँ। जो वक्ता आए उन सब से मैंने बहुत प्रेरणा ली, मैडम से सीखा, तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। कुशल प्रशासक और डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर्स, मैडम प्रोफेसर रेणु ठाकुर जैसे शिक्षाविद, केसी पुरी सर जैसे रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस, तो इतना सारा जो सागर है वो एक छोटी सी गागर में समाना इस 2 घंटे में तो पॉसिबल नहीं था। तो इस दौरान मेरी वजह से, जैसे लेफ्टिनेंट जो सर हैं और बाकियों को भी जो अपना टाइम कट करना पड़ा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ये आदेश था। और आप सब समझ सकते हैं जिसने ये सारा सेशन अटेंड किया है कि कितना मुश्किल है इतनी सारी बातों को, क्योंकि ये एक उद्गार है। आप इस बात को समझिए, जितने भी लोग इस समय स्टेज पर बैठे हैं, कितने सालों से वो सब कुछ इन्होंने वो समाया अपने अंदर, और आज इस लिटरेचर फेस्ट के माध्यम से इन्हें मौका मिला कि वो बात कर सकें कि हम अपना इंडिया खुद क्लेम करें। और अगर आप इस बात को भी समझे कि मैं अक्सर बात किया करता, गर्ग सर से भी मैं हमेशा कहा करता कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं अपने बच्चे को वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ूंगा जो हम पढ़ के आए हैं, कि कोई भी मंगोल से, टर्की से उठ के आता और हमें मार पीट के हम पे रूल करके जाता है कि हम ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे जो ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है। तो इट्स अ नीड, जैसे मैम ने भी कहा।
तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सप्त सिंधु लिटरेचर फेस्ट 2024 में हमने शुरुआत करी है सप्त सिंधु शिरोमणि अवार्ड्स देने की। तो आज के सप्त सिंधु शिरोमणि अवार्ड्स के लिए मैं चाहूँगा कि संतोष तनेजा जी ये अवार्ड्स दें और बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर हैं वो उनको उनके साथ हैं। टीम निवेदिता से मैं आग्रह करूँगा कि वो मंच पर ये सम्मान का जो सम्मान है वो हमें वहाँ दें। सबसे पहले आज हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर जोरा सिंह जी को। डॉक्टर जोरा सिंह जी एक शिक्षाविद हैं और चांसलर है देश भगत यूनिवर्सिटी के पंजाब में। डॉक्टर जोरा सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा सरदार रविंदर पाल सिंह जी जो कि को फाउंडर हैं एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जी से आप बात कर रहे थे कि म्यूजियम्स बनाने की और हेरिटेज अगली वाली जनरेशन को देने के लिए, तो इसीलिए देवेंद्र पाल सिंह जी ने 75 मिलियन पेजेस ऑफ पंजाब कल्चर एंड हेरिटेज को स्कैन कर और अगली आने वाली जनरेशन के लिए इसके बाद मैं संतोष तनेजा जी से आग्रह करूंगा कि श्री धर्मपाल जी श्री संतोष तनेजा जी धर्मपाल जी को सम्मानित करेंगे। श्री धर्मपाल जी। इनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जी। आपकी किताब अच्छा ओके राउंड ऑफ अप्लॉज। इनके बाद जस्टिस केसी पुरी जी। प्रोफेसर रेणु ठाकुर जी। टीम निवेदिता सबसे लास्ट में परम आदरणीय संतोष तनेजा जी। मैं पिछले मंच में आ गया था। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए कल्याणी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। And thought leaders, Lieutenant General KJ Singh sir, Shri Dhanampal sir,
and Dr. Renu Thakur ma'am for such comprehensive talks. I'm sure everyone sitting here must have benefited immensely from them. Esteemed gratitude to our guest of honor, former Justice K.C. Puri sir, for his valuable inputs. We are grateful to you for your insights. Congratulations once again to our revered awardees. And of course, no event is complete as we have our delegates sitting here with us. And last but not the least, a heartfelt appreciation for this session to our proactive team, our moderator, Mr. Mohit Verma, social media handler, Mr. Shreyas and his team, our press and organizing members of Nivedita for such systematic execution of this session. You are requested to be sitting here for the next session, which we are going to start shortly. Thank you.